बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इरनाकोफ, मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ। इतना जानता हूँ कि जब मैं तुम पर तन्वीमी अमल करता रहता तो वो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में छुपा रहता और अंदर ही अंदर मेरे तन्वीमी अमल को कमज़ोर बनाता रहता। मैं ऐसी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहता था कि कामयाब तन्वीमी अमल कर चुका हूँ, तुम मेरी ममूला और ताबेदार बन चुकी हो। नहीं, मैं पहले पूरी तरह यकीन कर लेना चाहता हूँ कि मेरे रास्ते में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होगी। और अब मुझे यकीन हो चुका है, तुम माँ बेटे आराम से सोते रहोगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। वो हंसता हुआ इसके दिमाग से चला गया। वो दोनों बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। असाबी कमजोरी के बायस वो रफ्ता रफ्ता अपने आप से गाफिल होते चले गए, गहरी नींद में डूब गए। मैंने अल्पा और अपनी पोती अनुषे को मशवरा दिया था कि वो कुछ रोज के लिए मुंबई चले जाएं। पारस और वरदान के दरमियान जो जंग शुरू हो चुकी थी वो खतरनाक सूरत इख्तियार करने वाली थी। ऐसे वक्त अल्पा और अनुषे को पारस के साथ नहीं रहना था। उन्होंने रात 11 बजे वाली फ्लाइट में अपने लिए सीटें कंफर्म करवा ली थी। जोहू के साहिल पर शांताबाई का बंगला खाली पड़ा हुआ था। मैंने उस बंगले की चाबियां अल्पा को दे दी थी। वहां के चौकीदार को भी फोन पर समझा दिया था कि एक मुसलमान खातून अपनी बेटी के साथ इस बंगले में आ रही हैं, इनके आराम का पूरा ख्याल रखा जाए। रात के 8 बजे शांताबाई अस्पताल के नायब मुंतजिम ने मुझसे फोन पर कहा, सर, जर्मनी से हमारे अस्पताल के लिए दवाएं आ रही हैं। तकरीबन 50 लाख रुपए की दवाएं हैं। जहाज मुंबई सी पोर्ट पर पहुंच चुका है। हमारा आदमी जो वहां ड्यूटी पर है वो काबिल एतमाद नहीं है। मैंने पूछा, वो काबिल एतमाद क्यों नहीं है? 4 माह पहले हमारी एक खेप बहरी जहाज के जरिए आई थी। जब वहां से दवाएं यहाँ भेजी गई तो बेशतर दवाएं 2 नंबर थीं। हमारे इस फील्ड वर्कर ने घपला किया था, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने दवाएं तब्दील करवाई हैं और 1 नंबर की दवाएं मुंबई में किसी डीलर को फरोख्त कर दी हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब तुम क्या चाहते हो? हमें यहाँ से किसी काबिल एतमाद शख्स को भेजना चाहिए जो सच्चा और ईमानदार हो। इन लम्हात में मुझे अपनी बेटी अनुषा की याद आई। वो अपनी माँ के साथ मुंबई जा रही थी। मैंने फोन पर कहा, अच्छी बात है, जो शख्स भी इस वक्त ड्यूटी पर है मैं खुद उसे जाकर चेक करूंगा। मुझे इसका फोन नंबर और एड्रेस नोट कराओ। मैं आज रात की फ्लाइट से ही जा रहा हूँ। इसने उस शख्स का नाम अमरनाथ बताया। मैंने उसके टेलीफोन नंबर और एड्रेस नोट करने के बाद राब्ता खत्म कर दिया। फिर फौरन ही फोन के जरिए एक ट्रैवल एजेंट से राब्ता किया और इससे कहा, मुझे आज रात 11 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट में एक सीट चाहिए, किसी भी तरह अरेंज कर दो। वो हमारा बरसों का जाना पहचाना ट्रैवल एजेंट था। इसने कहा, सर सॉरी, अभी 15 मिनट पहले 2 सीटें खाली थीं। एक साहब अपनी मशूका के साथ आए थे और 2 सीटें कंफर्म कराकर चले गए। अब आपको 4 बजे वाली फ्लाइट में सीट मिल सकती है। मैंने पूछा, इस शख्स का नाम क्या है? इसका फोन नंबर बताओ, मैं भी उससे बात करूंगा, हो सकता है बात बन जाए। इसने नाम और फोन नंबर बताया। मैंने राब्ता खत्म करने के बाद उस शख्स के नंबर पंच किए, फोन को कान से लगाकर राब्ते का इंतजार किया। फिर कुछ देर बाद उसकी आवाज सुनाई दी, हेलो, कौन? मैंने फोन बंद कर दिया। फिर उसके अंदर पहुंचकर ख्यालात पढ़ने लगा। उसका नाम राकेश था। वो बहुत ही दौलतमंद बाप का बेटा था। उसे एक हसीना पल्लवी सुनेहा से मोहब्बत हो गई थी। पल्लवी को फिल्मी हीरोइन बनने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी डांसर थी और अदाकारी भी खूब करती थी। इसने अपनी अदाकारी से ही राकेश का दिल जीत लिया था और उसे इस बात पर आमादा किया था कि वो उसके लिए फिल्म प्रोड्यूस करे। राकेश इसका ऐसा दीवाना हो गया था कि उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक फिल्म बनाने पर तैयार हो गया। वो उसी मकसद के लिए मुंबई जा रहे थे। मेरी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर नंबर पंच करने लगा। थोड़ी देर के बाद पल्लवी सुनेहा से राब्ता हुआ। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? वो मुस्कुराकर बोली, मैं तो एक टांग पर खड़ी हूँ, बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ कि कब जहाज का वक्त होगा और हम यहाँ से फ्लाई करके मुंबई पहुंचेंगे। वो बोला, 11 बजे की फ्लाइट है, मैं 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। मैं तुमसे पहले वहां पहुंचूंगी। मैंने तो खुशी के मारे खाना भी नहीं खाया। ओ माय डियर राकेश, तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू टू। फिर उसने राब्ता खत्म कर दिया। मैं पल्लवी के अंदर पहुंच गया। वो मुंबई की रहने वाली थी। राकेश का दिल खुश करने के लिए दिल्ली आई हुई थी और अब उसे अपने साथ ले जा रही थी। मुंबई में उसके माँ बाप का यही धंधा था। जवानी में इसकी माँ बड़े बड़े रईसों को फांसती थी और किसी भी तरह फिल्मी दुनिया में कदम जमाना चाहती थी, लेकिन हमेशा नाकाम रही थी। अब उसकी जगह बेटी ने ली थी। उसने जवान होते ही जिंदगी में पहली बार राकेश को फांसा था। राकेश अरबपति बाप का बेटा था। उसके लिए करोड़ों रुपए कोई अहमियत नहीं रखते थे। वो पल्लवी का दिल जीत कर उसे हमेशा के लिए हासिल करना चाहता था। पल्लवी ने कहा था कि जब वो इसके लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। पल्लवी की मां ने बेटी को समझाया था कि बस तुम्हारी एक फिल्म बन जाए और वो हिट हो जाए तो फिर फिल्म साजों की लाइन तुम्हारे पीछे लग जाएगी। फिर इस वक्त तुम राकेश को टाल सकोगी, उसे ये कह सकोगी कि ये तुम्हारे अरूज हासिल करने का वक्त है। शादी करोगी तो तुम्हारा फिल्मी करियर बिगड़ जाएगा। इस तरह उसे टाला भी जा सकता है और ठुकराया भी जा सकता है।
मैंने अपना जरूरी सामान सफरी बैग में रखा, फिर अपनी कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ राकेश के बंगले के सामने पहुंच गया। इसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो वो फ्लाइट का टिकट लेकर बाहर आया। मेरी कार के पास आकर इसने वो टिकट मेरे हवाले किया, फिर वापस पलटकर अपने बंगले के अंदर चला गया। वहाँ बेडरूम में पहुंचने के बाद उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पल्लवी से रब्ता किया, फिर कहा, मैं ज़रा मुश्किल में हूँ, डैडी मम्मी मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। मैं किसी भी तरह आऊँगा, लेकिन मुझे देर होगी, इसलिए मेरा इंतज़ार ना करना। बोर्डिंग कार्ड लेकर जहाज़ में सवार हो जाना, मैं जहाज़ की रवानगी से पहले ही पहुँच जाऊँगा। वो पल्लवी की तसल्लियाँ देने के बाद बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे 1 मिनट के अंदर ही थपक कर गहरी नींद सुला दिया। फिर वापस अपने बंगले में आकर ड्राइवर को बुलाकर कहा, मुझे एयरपोर्ट छोड़कर गाड़ी वापस ले आओ। ड्राइवर मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस चला गया। मैंने वहाँ अल्पा और अनुष्या को देखा, लेकिन इनसे दूर ही रहा। उन्हें ये बताना जरूरी नहीं था कि मैं भी इनका हमसफर हूँ और मुंबई में एक आध रोज उनके करीब ही रहने वाला हूँ। अल्पा बोर्डिंग कार्ड ले रही थी। मैंने उसके अंदर पहुंचकर पूछा, खैरियत से हो? वो खुश होकर बोली, यस पापा, मैं अनुष्या के साथ जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे राब्ता रखूंगा। इससे बात करने के दौरान मैंने उसके जरिए बोर्डिंग कार्ड में सीट नंबर पढ़ा और ये अंदाजा किया कि वो दोनों जहाज के अंदर अगली कतार में कहीं बैठने वाली हैं। फिर मैंने अनुष्या को मुखातिब किया, हाय दादा की जान, कैसी हो? वो खुशी से उछलकर अल्पा से बोली, ग्रैंड पापा मेरे अंदर हैं, मुझसे बोल रहे हैं। हाय ग्रैंड पा, आप कहाँ हैं? बेटे, मैं तुम्हारी जान के करीब हूँ और हमेशा करीब ही रहूंगा। तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। मैं उनसे राब्ता खत्म करके पल्लवी स्नेहा के दिमाग में पहुंचा। पता चला कि वो बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए जा रही है, लेकिन बेचैनी से यहाँ वहाँ राकेश को भी तलाश कर रही है। मैं उसके अंदर था और ये समझ रहा था कि वो एयरपोर्ट के किस हिस्से में है। मैं भी वहीं उसके सामने पहुंच गया। वो पलटकर काउंटर पर गई और अपने लिए बोर्डिंग कार्ड हासिल करने लगी। वो चाहती थी कि राकेश की सीट भी इसके साथ ही हो, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसने फोन पर तसल्ली दी थी कि उसे देर होगी, लेकिन वो किसी भी तरह जहाज के अंदर पहुंच जाएगा। इसने थोड़ी देर इसका इंतजार किया, फिर मजबूर होकर बोर्डिंग कार्ड हासिल किया। उसका सीट नंबर 108 था। जब वो काउंटर से चली गई तो मैंने अपना टिकट पेश करते हुए कहा, मुझे सीट नंबर 107 या 109 चाहिए। मुझे अपनी मतलूबा सीट मिल गई। फिर मैंने ख्यालखानी के जरिए मालूम किया तो अल्पा अनुष्या के साथ तैयारी में बैठ चुकी थी। पल्लवी भी वहां पहुंच चुकी थी। मैंने उसके अंदर जानकर देखा कि वो जहाज के सबसे आखिरी हिस्से की सीट पर बैठी है। ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद मैं भी जहाज के अंदर आ गया। वो बार बार सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देख रही थी और बेचैन हो रही थी। जहाज की रवानगी का वक्त हो रहा था और राकेश अभी तक नहीं पहुंचा था। उसके बजाय मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने सवाली नजरों से मुझे देखा। वो चाहती थी कि इस सीट पर राकेश आकर बैठे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिर त्यारे के आगे पीछे वाले दरवाजे बंद हो गए। अनाउंसर कह रही थी, रवानगी का वक्त हो चुका है। तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीट की पुश्त को सीधा कर लें और सीट बेल्ट बांध लें। पल्लवी मायूस हो चुकी थी। अब उसके आने की उम्मीद नहीं रही थी, क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके थे और जहाज आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर रेंगने लगा था। जब वो रफ्तार बढ़ाता हुआ रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हुआ और इसकी परवाज हमवार हो गई तो मैंने सीट बेल्ट खोलते हुए इसकी तरफ देखा। फिर कहा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की की तरफ मुंह फेर कर बाहर देखने लगी। मैंने अपना टिकट इसकी तरफ बढ़ाकर कहा, बाहर बादलों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, यहाँ तुम मुझे देख सकोगी। वो सर घुमाकर टिकट को देखने लगी, फिर पूछा, ये क्या है? टिकट पर नाम पढ़ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इसने वो टिकट लेकर नाम पढ़ा तो चौंक गई। उस पर राकेश का नाम लिखा हुआ था। वो हैरानी से बोली, ये तो राकेश का टिकट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने राकेश से ही लिया है, उसका बांडा फूट चुका है। वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है। एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए अपने बाप के कारोबार में करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहा था। ये हेराफेरी पकड़ी गई है। मैं कैसे यकीन करूं तुम सच कह रहे हो? तो उसने ये बात फोन पर क्यों नहीं कही? वो फोन पर कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने अपना टिकट मुझे दिया है। तुम यूं समझो कि उसने अपना राजदार बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजदार? हाँ, तुम दोनों के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे मालूम है। राकेश ने मुझे अपनी और तुम्हारी तमाम बातें बताई हैं। क्या मैं मुंबई पहुंचकर उससे फोन पर बात कर सकूंगी? उससे बात करना फजूल है। अब वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगा। तुम्हारी फिल्म में रकम नहीं लगा सकेगा। क्यों नहीं लगा सकेगा? वो कह रहा था कि वो 3 भाई हैं, तीनों को बाप की जायदाद में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। उसे भी इसके अपने हिस्से के तौर पर 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके बाप ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर वो फिल्मों में रकम लगाएगा तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो नागवारी से मुंह बनाकर सोचने लगी। उसकी सोच कह रही थी, उसका तो बाप भी फिल्मों में रकम लगाएगा। बेटे की ऐसी कमजोरी हमारे हाथ में है कि वो दौड़ता हुआ हमारे कदमों में आकर गिरेगा। मैं पहले उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि राकेश की कौन सी कमजोरी इन लोगों के हाथ में है।
हुआ ये था कि एक बार राकेश अपनी नौजवान बहन को फिल्म इंडस्ट्री की सैर करवाने मुंबई ले गया था। वहाँ पल्लवी के माँ बाप की प्लानिंग के मुताबिक इसकी बहन को अगवा कर लिया गया। उसे शाम को अगवा किया गया था। राकेश उसे तमाम रात तलाश करता रहा। पल्लवी के माँ बाप ने उसे समझाया कि वो पुलिस में रिपोर्ट न करे, ख्वामख्वाह की बदनामी होगी। नौजवान लड़की अगर एक बार बदनाम हो जाए तो फिर इसका रिश्ता कहीं से नहीं आता। तुम सब्र करो, हम सुबह तक उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे। दूसरी सुबह उसकी बहन खुद ही उजड़ी हुई हालत में आ गई। भाई को देखते ही उसे लिपट कर रोने लगी। पता चला कि पिछली तमाम रात 2 गुंडे उसकी इज्जत से खेलते रहे थे और उसकी वीडियो फिल्म तैयार करते रहे थे। चूंकि उसे गन पॉइंट पर रखा गया था, इसलिए वो खामोशी से उनके हाथों खिलौना बनती रही थी। उन गुंडों ने एक कॉपी इस वीडियो फिल्म की उसे भी दी थी। वो उसे अपने साथ लाई थी। राकेश ने उसे देखा तो शर्म से आंखें झुक गईं। उसने फौरन ही उसे बंद कर दिया, फिर मुंह छुपाकर रोने लगा। पल्लवी के माँ बाप इन भाई बहन को तसल्लियां देने लगे, कहने लगे कि उन लोग गुंडों का सुराग लगाया जाएगा और उनसे इस वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपी हासिल की जाएगी। पल्लवी ने कहा, राकेश तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है, मैं इस वीडियो फिल्म को भी जला दूंगी। फिर उसने उसे जला दिया। इस तरह राकेश का दिल जीत लिया। ये तासुर पैदा किया कि वो इसकी और इसके खानदान वालों की इज्जत रखना चाहती है। पहले ही वो कस्में खाती रही थी कि वो इसकी मोहब्बत में दीवानी है और इसके लिए जान भी दे सकती है। अब जान तो नहीं, इज्जत बचाने का वक्त था तो इसने ये कर दिखाया था। राकेश की बहन को भी समझाया गया कि जो हो चुका है उस पर मिट्टी डाले और भूल जाए, किसी से इस बात का जिक्र ना करे। राकेश ने भी बहन से कहा, अगर मम्मी और डैडी को मालूम होगा कि हम यहाँ आए थे और यहाँ तुम्हारे साथ ये हुआ है तो वो सब मुझे लान तान करेंगे। 2 बड़े भाई तो मुझे मार देना ही चाहेंगे और डैडी मुझे अपनी दौलत और जायदाद से अलग कर देंगे। मैं बहुत बड़े नुकसान में रहूंगा और इस राज के खुलने पर तुम भी नुकसान में रहोगी, लिहाजा खामोशी इख्तियार करो। इसकी बहन ने खामोशी इख्तियार कर ली थी और बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। फिर इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया गया। राकेश को इत्मीनान हुआ कि बात आई गई हो चुकी है और इसकी बहन की इज्जत पर आइंदा कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। लेकिन अब ऐसा वक्त आने वाला था। इस वक्त पल्लवी सुनेहा तियारे में आराम से बैठी खिड़की के बाहर बादलों को देखती हुई यही सोच रही थी, राकेश फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं ला सकेगा तो वो वीडियो फिल्म इसके बाप तक पहुंचाकर उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। वो अरबपति लोग हैं, मतलूबा रकम देकर इस वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपी हासिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने पल्लवी से कहा, हम चाहें तो राकेश के बाप से करोड़ों रुपए हासिल कर सकते हैं। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, हम किस तरह इतनी बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम अनजान बन रही हो, ये भूल रही हो कि राकेश ने मुझे हमराज बनाया है। इसने अपनी तमाम बातें मुझे बताई हैं। ये भी बताया है कि इसकी बहन के साथ क्या हो चुका है। इसने पूछा, आखिर तुम हो कौन? राकेश ने तुम्हारा कभी जिक्र नहीं किया। तुम इसके इतने गहरे राजदार हो कि उसने बहन के साथ होने वाली वारदात के बारे में भी तुम्हें बता दिया। अगर वो ये ना बताता तो मुझे ये बातें मालूम कैसे होती और अभी मैं तुमसे कैसे जिक्र करता। वो मुझे टटोलती हुई नजरों से देख रही थी, फिर बोली, अभी तुम राकेश के बाप से करोड़ों रुपए हासिल करने वाली बात कर रहे थे, क्या इसकी वजाहत करोगे? वजाहत क्या करना है? उसके सामने वो वीडियो फिल्म जला दी गई थी। राकेश ने मुझे बताया है और वो मुतमिन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मास्टर कॉपी तुम्हारे माँ बाप के पास रखी हुई है। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर नागवारी से मुंह बनाकर कहा, तुम फजूल बातें कर रहे हो, मेरे माँ जी और बाबा के पास ऐसी कोई चीज नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा झूठ खुद ही सामने आ जाएगा। तुम नहीं जानती हो कि मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अगरचे इनकी तरह अरबपति नहीं हूँ लेकिन करोड़पति जरूर हूँ। अगर कभी तुम्हारे माँ बाप ने इसकी बहन की वीडियो फिल्म दिखाई और इसके बदले करोड़ों रुपए का मुतालबा किया तो मैं इस मुतालबे को मंजूर नहीं होने दूंगा और उनसे कहूंगा कि बदनामी होती है तो होने दें। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि ऐसी सूरत में लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, लेकिन मैं इसकी बहन का रिश्ता कबूल करूंगा और इसे अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू बना लूंगा। वो मुझे सोचती हुई नजरों से देख रही थी। मैंने कहा, इसके बाद तुम्हारी ब्लैकमेलिंग सिफर हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। फूटी कोड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी और तुमसे वो वीडियो फिल्म जबरन छीन ली जाएगी। वो परेशान होकर अपनी सीट पर पहलू बदलने लगी। मैंने कहा, अच्छी तरह इस मामले पर गौर करो। अभी राकेश और इसके खानदान वालों की कमजोरी ये है कि बेटी बदनाम ना हो, और जब बदनामी के बावजूद मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगा तो फिर तुम्हारे माँ बाप इस लड़की को बदनाम करके क्या फायदा हासिल करेंगे? कुछ नहीं। और अगर मेरी बात मान ली जाएगी तो तुम सब करोड़ों रुपए हासिल कर सकोगे। हम करोड़ों रुपए किस तरह हासिल कर सकेंगे? इस तरह के मैं राकेश की बहन को अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। वो बदनाम होती है तो हुआ करे, हम सब मिलकर ब्लैकमेल करेंगे और उनसे करोड़ों रुपए का मुतालबा करेंगे तो वो देने पर राजी हो जाएंगे। फिर वो हमें रकम भी देंगे, हम उससे आधा आधा बांट लेंगे। वह गहरी सांस लेकर बोली, तुम मुझे उलझा रहे हो। मैं अपनी माँ जी और बाबा से बात करूंगी, उनसे तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी।
मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। उसके माँ बाप उसका और राकेश का इंतज़ार करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। राकेश के बजाय उन्होंने मुझे इसके साथ देखा तो उनके माथों पर शिकने फैल गईं। माँ ने पूछा, राकेश कहाँ है? वो बोली, वो अभी नहीं आ सकेगा, उसकी जगह उसने अपने रिश्तेदार को भेजा है, ये हमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। इसके बाप ने मुझसे कहा, आप हमारे साथ घर चलें, वहीं बातें होंगी। मैं उनके साथ इनकी गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उन्हें बताने लगा कि राकेश का भेद खुल गया है। उसके माँ बाप ने उसे कैदी बनाकर रखा है और वार्निंग दी है कि अगर वो फिल्मों में रकम खर्च करेगा तो उसे कारोबार और जायदाद से अलग कर दिया जाएगा। लिहाजा अब राकेश से करोड़ों रुपए हासिल करने की यही सूरत है कि उसे और इसके बाप भाइयों को ब्लैकमेल किया जाए। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे इस वीडियो फिल्म का भी इल्म है जो राकेश और इसके खानदान वालों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है और उसे कहीं महफूज रखा गया है। पल्लवी के बाप ने मुझे घूर कर देखा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले भी आपकी बेटी पल्लवी भी यकीन नहीं कर रही थी और इनकार कर रही थी कि ऐसी कोई वीडियो फिल्म नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस वीडियो फिल्म से अगर अकेले फायदा उठाना चाहोगे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं उन्हें वही बातें बताने लगा जो पल्लवी से कह चुका था कि किस तरह उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है और करोड़ों रुपए हासिल किए जा सकते हैं। ये तमाम बातें रास्ते में होती रहीं। फिर मैं उनके घर पहुंच गया। वो सब मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर किसी दूसरे कमरे में चले गए। फिर इस कमरे का दरवाजा बंद करके मेरे बारे में बातें करने लगे। पल्लवी के बाप ने कहा, ये शख्स बहुत चालबाज है, राकेश का हमराज भी बनता है और इसके बाप से करोड़ों रुपए भी हासिल करना चाहता है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो ये हमारी प्लानिंग को खाक में मिला देगा। हम उनकी बेटी को बदनाम करना चाहेंगे तो ये शख्स उस लड़की को अपनी बहू बना लेगा, उसकी बदनामी पर पर्दा डाल देगा और हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। पल्लवी ने कहा, बाबा कुछ भी हो, इसे अपना हिस्सादार बनाना होगा। जो करोड़ों रुपए मिलेंगे उसमें से ये आधा हिस्सा मांग रहा है। वो बोला, मैं इसे फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। पल्लवी की माँ ने कहा, अगर आप गुस्सा करेंगे और इससे झगड़ा करेंगे तो वो हमें भी कोई फायदा नहीं होने देगा। वो बोला, वो हमारे मंसूबे को खाक में मिलाने आया है, मैं उसे भी खाक में मिला दूंगा। अगर ये मर जाएगा तो राकेश की बहन को फिर कौन बहू बनाने का दावा करेगा और हमारे मंसूबे को खाक में मिलाएगा। पल्लवी और उसकी माँ उसे सवाली नजरों से देखने लगी। वो अलमारी से एक रिवॉल्वर निकालकर उसमें साइलेंसर लगा रहा था। ये कहता जा रहा था कि मैं उसे गोली मारकर यहीं अपने आंगन में दफन कर दूंगा। किसी को खबर भी नहीं होगी कि इतनी रात को कोई मेहमान हमारे घर आया था। उसके बाद फिर बाहर नहीं जा सका। मैंने ख्यालखानी के जरिए अल्पा को मुखातिब किया। फिर कहा, बेटी मेरे पास आओ। वो मेरे पास आई तो मैंने उसे पल्लवी की माँ के दिमाग में पहुंचाकर कहा, इसके ख्यालात पढ़ो, तुम्हें सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यहाँ एक अहम वीडियो कैसेट है, तुम्हें इसकी मास्टर कॉपी हासिल करनी है। वो पल्लवी की माँ के ख्यालात पढ़ने लगी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। पल्लवी का बाप ड्राइंग रूम में आ गया था और मुझे रिवॉल्वर दिखाते हुए तंज़ी अंदाज में कह रहा था, अच्छा तो तुम यहाँ करोड़ों रुपए हासिल करने आए हो। मैंने कहा, हाँ, अगर हमारे दरमियान से ये रिवॉल्वर हट जाए तो दोनों को फायदा होगा, वरना किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम्हें राजदार और हिस्सेदार बनाऊंगा? तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। तुमने ये नहीं सोचा कि यहाँ आओगे और मारे जाओगे तो फिर इस लड़की को बहू बनाने वाला कोई नहीं होगा। हमारी ब्लैकमेलिंग नाकाम भी नहीं होगी, हम करोड़ों रुपए हासिल कर लेंगे। तुम 1-2 करोड़ हासिल कर सकोगे, लेकिन मैं 50 करोड़ हासिल कर सकता हूँ, जिसमें से 25 तुम्हें मिलेंगे। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगा। मैं उसे बातों में उलझा रहा था ताकि अल्पा अपना काम कर दिखाए। थोड़ी देर के बाद ही पल्लवी की माँ उस वीडियो फिल्म की मास्टर कॉपी लेकर ड्राइंग रूम में आई। अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उसने वहां आते ही मुझसे कहा, मिस्टर, तुम ये कैसेट लेने आए हो? मैं लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं चाहती, तुम इसे ले जाओ। पल्लवी के बाप ने गुस्से से कहा, ए कुत्ते की बच्ची, ये तू क्या कर रही है? उसे करोड़ों रुपए का कैसेट यूं ही उठा कर दे रही है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये कहते ही रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ हो गया। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उसने ट्रैगर को दबाया, गोली चली। फायरिंग की आवाज नहीं हुई, लेकिन इस औरत के हलक से चीख निकली। उस आखिरी चीख के बाद वो फर्श पर गिरकर ठंडी पड़ गई। पल्लवी ने सहम कर बाप को देखा, फिर इससे दूर हो गई। मैंने कहा, पल्लवी, तुम्हारी माँ और बाप ने बहुत बड़ी ज़रारत की है। एक मासूम लड़की यहाँ अपने भाई के साथ आई थी, तुम सब ने मिलकर इसकी इज्जत खाक में मिला दी। जुर्म और गुनाह करने वाले समझते हैं कि उन्हें कभी कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन देखो कि किस तरह सजा मिला करती है। उसका बाप मुझे गोली मारना चाहता था। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया। वो रिवॉल्वर उससे दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। मैंने कहा, ये रिवॉल्वर तुम बाप बेटी के दरमियान है। तुम सब ने एक मासूम लड़की पर जुल्म किया है। वो लड़की मेरी कोई नहीं लगती है और पल्लवी तुम भी मेरी कोई नहीं लगती हो, लेकिन अगर तुम मासूम और नेक नीयत होती तो मैं तुम्हारी हिमायत में भी इसी तरह बोलता जिस तरह मैं राकेश की बहन के बारे में बोल रहा हूँ। वो मेरी बेटी जैसी है, मगर मैं तुम्हारी जैसी लड़की को बेटी कभी नहीं कहूँगा। मैंने इन दोनों को देखकर कहा, ये रिवॉल्वर तुम्हारे दरमियान पड़ा हुआ है। अगर इसे बेटी उठाएगी तो बाप को गोली मारेगी, बाप उठाएगा तो बेटी को गोली मारेगा।
इसे कौन उठाएगा। उन्होंने फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर को देखा, फिर एक दूसरे को देखा, फिर अचानक ही इस बूढ़े ने छलांग लगाकर रिवॉल्वर के पास पहुंचकर उसे उठाया, फिर मेरा निशाना लेते हुए कहा, मैंने तेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं देखा। भरा हुआ रिवॉल्वर जमीन पर पड़ा हुआ था, तूने इसे खुद नहीं उठाया और हमें उठाने का मौका दिया। मौत हम बाप बेटी की नहीं, तेरी होगी। इसके बाद ही वो अचानक अपनी बेटी की तरफ घूम गया। दूसरे लफ्जों में मैंने उसे घुमा दिया। वो उसका निशाना लेते हुए बोला, पल्लवी तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे बाजारी बनाया और उस शरीफजादी को भी बाजारी बना दिया। वो अपने भाई के साथ यहाँ आई थी। मैं बेटियों की इज्जत, शर्म, हया और आबरू को कोई अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन आज इसकी सजा खुद पाना चाहता हूँ। मैंने एक शरीफजादी की इज्जत को खाक में मिलाया, आज तेरी जिंदगी खाक में मिला रहा हूँ। ये कहते ही उसने ट्रिगर को दबाया। पल्लवी की हलक से एक चीख निकली, वो उछलकर फर्श पर गिरी और फिर तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। मैंने उसकी माँ की लाश के पास आकर फर्श पर पड़े वीडियो कैसेट को उठाया, फिर वहां से जाते हुए पल्लवी के बाप को कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ खत्म कर दूं, लेकिन तुम्हें तो कानून के हाथों सजा मिलनी चाहिए। अपनी बीवी और बेटी के कत्ल के जुर्म में फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए। ये कहकर मैं बाहर आ गया। इसका दिमाग मेरे कब्जे में था, वो भी मेरे पीछे बाहर आया, फिर एक हवाई फायर करके चीख चीख कर कहने लगा, लोगों, मोहल्ले वालों, यहाँ आकर देखो, मैंने अपनी बीवी बेटी को कत्ल किया है। वो बोलता जा रहा था और हवाई फायर करता जा रहा था। जब 6 गोलियां खत्म हो गई तो उसने रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। उस इलाके में गश्त करने वाली पुलिस वहां पहुंच गई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अल्पा ने कहा, पापा मैंने इस औरत के ख्यालात पढ़े थे, उनसे पता चला है कि वो मुंबई शहर में है। इसका मतलब ये है कि आप भी इसी शहर में हैं। हाँ, मैं तुम लोगों के साथ ही यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम दोनों से दूर दूर हूँ और आइंदा भी दूर ही रहूंगा। अब तुम जाओ और अनुषे पर तवज्जो दो। वो चली गई। रात के 2 बज रहे थे। मैंने होटल में एक कमरा किराए पर लिया, फिर इस कमरे में पहुंचकर टेलीफोन के जरिए अमरनाथ से राब्ता किया। दूसरी तरफ फोन की घंटी बज रही थी, फिर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन है। मैं फ़ोन बंद करके इसके ख्यालात पढ़ने लगा। इस वक्त वो बहुत परेशान था। अपने सामने बैठे हुए एक शख्स से कह रहा था, पनवारी बाबू, मैं ये कहने आया हूँ कि जो माल मैं सप्लाई करने वाला था वो अब नहीं करूँगा। आपको 1 नंबर की दवाएं नहीं दूंगा और इनकी जगह 2 नंबर की दवाएं नहीं रखूंगा। पनवारी बाबू ने पूछा, क्या शांताबाई वाले सख्ती से इंक्वायरी कर रहे हैं? इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि यहाँ आने वाले माल में क्या घपला करता हूँ? जब इन्हें मालूम नहीं है और तुम पर कोई सख्ती नहीं हो रही तो तुम माल सप्लाई करने से इनकार क्यों कर रहे हो? क्या मैं रकम कम देता हूँ? तुम असल दवाएं मुझे देकर मुझसे 2 नंबर की दवाएं ले जाते हो तो तुम्हें 5 लाख पर 25,000 का फायदा होता है। इस बार तो 50 लाख की दवाएं आई हैं। जरा हिसाब करो, तुम एक ही दिन में लखपति बन जाओगे। वो दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़कर बोला, मैं ऐसे लखपति बनने से बाज आया, मैं अब ये गलत धंधा नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं कैसी कैसी सजाएं मिल रही हैं। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कौन सजाएं दे रहा है? पता नहीं वो क्या बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है। मेरे अंदर बोलती रहती है और जो बोलती है वो सच करके दिखाती है। मैं उसके ये ख्यालात पढ़कर जरा चौंक गया, सीधा होकर बैठ गया। पता नहीं कौन इसके अंदर आकर बोलती है और इसे खौफजदा करती है। अमरनाथ ने कहा, मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम ऐसी गलत दवाएं बेचकर हम बीमार लोगों पर जुल्म कर रहे हो। वो बेचारे अच्छी दवाओं के लिए तरसते हैं और तुम नकली दवाएं देते हो। उससे इनकी बीमारी मजीद बढ़ती है और वो जिंदगी की तरफ आने की बजाय मौत की तरफ चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पनवारी बाबू ने पूछा, तुम पर किसी भूत प्रेत का साया है? तुम किसी तांत्रिक महाराज से मिलो, वो तुम्हारे सर से भूत उतार देंगे। कोई भूत होता तो वो मुझे गलत काम करने से नहीं रोकता। वो तो कोई बहुत ही नेक आत्मा है जो मुझे बुरे कामों से रोक रही है। मैंने उससे पहली बार जो कुछ सुना उसे सुनी अनसुनी कर दिया। इसी रोज मेरा बच्चा बीमार था। वो मेरे अंदर आकर बोली कि तुम्हारे बच्चे को भी 2 नंबर दवा मिलेगी और वो कभी सेहतमंद नहीं हो सकेगा। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की क्योंकि मैं 1 नंबर की दवा अपने घर पर रखता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे इसके पास 2 नंबर की दवाएं पहुंच गईं। मेरी बीवी वही दवा इसे खिलाती रही। नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। मैंने उसकी लाश के पास रखी दवाओं को चेक किया तो पता चला कि वो 2 नंबर दवाएं थीं। मैंने अपनी बीवी से पूछा, वो बेचारी नहीं जानती थी कि वो दवाएं कहाँ से आ गई हैं। मैंने अपने अंदर फिर उसकी आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, अब भी तुमने सबक हासिल ना किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारा दूसरा बच्चा भी मारा जाएगा, तुम्हारी बीवी भी मारी जाएगी।